Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the third tool of strategic portfolio analysis, and this is popularly known as the ADL matrix. ADL matrix को ड्राइव किया गया है इस पर्टिकुलर मेथड को प्रोवाइड किए जाने वाले पर्सन के नेम पर। उनका नाम था ऑर्थर डी लिटिल और इसी वजह से इस मैट्रिक्स को एडीएल मैट्रिक्स का नाम दिया गया था। एडीएल यानी कि ऑर्थर डी लिटिल के द्वारा पोर्टफोलियो एनालिसिस के इस मेथड को प्रोवाइड किया गया था जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पर प्रॉपरली बेस्ड है। ये जो अप्रोच है वो 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स के बेसिस पर प्रोवाइडेड है। पहली है इसके अंदर स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी और दूसरी है फर्म्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन, या फिर हम इसको एनवायरमेंटल असेसमेंट या बिजनेस स्ट्रेंथ असेसमेंट में भी इंक्लूड कर लेते हैं। जो स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी है वो एक तरीके का एनवायरमेंटल मेजर होता है। ऑर्थर डी लिटिल के अकॉर्डिंग जो इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल में पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब ये लाइफ साइकिल 4 स्टेजेस होती हैं इसके एडीएल के अकॉर्डिंग: एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, मैच्योर एंड एजिंग। और जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है वो बिजनेस स्ट्रेंथ को मेजर करती है, जिसके हेल्प से कोई भी पर्टिकुलर फर्म अपने प्रोडक्ट या एसबीयू को प्रॉपरली 5 में से किसी भी एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में कैटेगराइज कर सकती है। और ये 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस क्या है? डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। और इस तरीके से ये 4x5 मैट्रिक्स को प्रोवाइड करता है पोर्टफोलियो एनालिसिस के रेफरेंस में। अब हम यहाँ डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव पोजीशन की। तो जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है किसी भी पर्टिकुलर फर्म की, उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको एसेस करने के लिए हम प्रॉपर क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। और उसके लिए मैंने यहाँ पर आपको 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस बताइए। और 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस क्या हैं? डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग, फेवरेबल, टेनेबल एंड वीक। तो क्या क्या मतलब है इनके? पहले हम बात करते हैं डोमिनेंट की। दिस इज a comparatively rare position and in many cases is attributable either to a monopoly or a strong and protected technological leadership. Dominant का मतलब जो बहुत ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और ये बहुत रेयर पोजीशन होती है। और आज की डेट में तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में ये पोजीशन फाइंड आउट की ही नहीं जा सकती। एक तरीके की ये मोनोपोली सिचुएशन को डिफाइन करती है, या फिर एक स्ट्रॉन्ग और प्रोटेक्टेड टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप को डिफाइन करती है। यानी कि वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसके बेसिस पर मार्केट में उसने डोमिनेंट पोजीशन को क्रिएट कर रखा है। ठीक है। दूसरी कॉम्पिटिटिव पोजीशन क्या हो सकती है उसकी? दैट इज स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इस पोजीशन के बेसिस पर जो फर्म है उसके पास अपनी स्ट्रेटजीज के चॉइस के रिगार्डिंग कंसीडरेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसकी। द फर्म इज हैविंग द स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव पोजीशन और इसकी वजह से कॉम्पिटिटर्स के कंपेरिजन में इसके पास रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं और इसके पास स्ट्रेटजी को चॉइस करने की फ्रीडम भी कंसिडरेबली ज़्यादा फ्रीडम होती है इसके पास। और ये अपनी मार्केट पोजीशन को बिना अफेक्ट करते हुए खुद को ग्रो करने की पोजीशन में होती है। और जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो इससे डरते हैं। इसकी स्ट्रेंथ, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, इसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से कॉम्पिटिटर से कहीं ज़्यादा आगे होती है। नेक्स्ट वन इज फेवरेबल। कॉम्पिटिटिव पोजीशन फेवरेबल हो सकती है। ये पोजीशन क्या होती है? जनरली कम्स अबाउट व्हेन द इंडस्ट्री इज फ्रेगमेंटेड एंड नो वन कॉम्पिटिटर स्टैंड आउट क्लियरली। यानी कि जब इंडस्ट्री फ्रेगमेंटेड हो जाती है और कोई भी कॉम्पिटिटर क्लियर वे में स्टैंडिंग पोजीशन में नहीं होता है, और इसी वजह से जो मार्केट लीडर्स हैं उनके लिए एक रीजनेबल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्रिएट हो जाती है,
तो हम इसको फेवरेबल कॉम्पिटिटिव पोजीशन में इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट वन इज द टेनेबल। टेनेबल पोजीशन का मतलब क्या होता है? इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो फर्म है वो सेटिस्फैक्ट्री लेवल पर परफॉर्म तो कर रही होती है, लेकिन ये और ज़्यादा जस्टिफाई कर सकती है विद इन द इंडस्ट्री, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है और जो मार्केट है इसमें स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा प्रोएक्टिव कंपनीज भी अवेलेबल होती हैं, जिनकी वजह से इनको कंपटीशन फेस करना होता है। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी टेनेबल पोजीशन। और वीक का मतलब क्या है? यू आर द वीकेस्ट परफॉर्मर इन द मार्केट। इनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो अनसेटिस्फैक्ट्री होती है। हालांकि मार्केट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो हम इस पर्टिकुलर मार्केट पोजीशन को नाम देंगे किसका? दिस विल बी नोन एज अ वीक पोजीशन। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सेकंड डायमेंशन ऑफ एडीएल मैट्रिक्स एंड दिस इज द इंडस्ट्री मैच्योरिटी। इसे हम इंडस्ट्री लाइफ साइकिल के नाम से भी जानते हैं। यहां पर हम 4 कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे इंडस्ट्री मैच्योरिटी के रिलेशन में। पहली कैटेगरी होती है दैट इज द एम्ब्रियोनिक। ये होती है आपकी इंट्रोडक्टरी स्टेज और यहाँ रैपिड मार्केट ग्रोथ के चांसेस होते हैं। बहुत कम कंपटीशन होता है, वेरी फ्यू फर्म्स आर देयर, न्यू टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, हाई लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है फर्म्स के द्वारा और यहाँ पर प्रोडक्ट के प्राइजेस भी हाई होते हैं। दूसरी स्टेज है इसमें दैट इज द ग्रोथ स्टेज, यानी कि यहाँ जो मार्केट है वो लगातार और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इंडस्ट्री लगातार ग्रो कर रही होती है, सेल्स लगातार इंक्रीज होती हैं, फ्यू कॉम्पिटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं अब भी, है ना। हालांकि एम्ब्रियोनिक स्टेज से ज़्यादा नंबर्स में कॉम्पिटिटर्स होते हैं और जो कंपनीज हैं इस मार्केट में जो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करे हुए हैं वो लगातार मार्केट में नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हुए बेनिफिट अर्न कर रही होती हैं। थर्ड स्टेज इज द मैच्योर। मैच्योरिटी स्टेज का मतलब है यहाँ मार्केट स्टेबल पोजीशन में आ चुका होता है, कस्टमर बेस एस्टेब्लिश हो चुका होता है, मार्केट शेयर स्टेबल हो जाता है फर्म्स के रेफरेंस में, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स लार्ज क्वांटिटी में इंक्रीज हो जाते हैं और ऑलमोस्ट जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर देते हैं। एंड द लास्ट स्टेज इज द एजिंग स्टेज। एजिंग स्टेज मतलब यहाँ डिमांड लगातार डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जो कंपनीज हैं जो बैड परफॉर्मर रहती हैं वो अब मार्केट को छोड़ना शुरू कर देती हैं और इसी वजह से जो मार्केट शेयर के लिए फाइट है रिमेनिंग कॉम्पिटिटर्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाती है और कंपनीज यहाँ मार्केट को लेफ्ट करना शुरू कर देती हैं। तो अब इन पर्टिकुलर 5 कॉम्पिटिटिव पोजीशंस और 4 इंडस्ट्री मैच्योरिटी स्टेजेस के बेसिस पर हम एक एडीएल मैट्रिक्स को विड्रॉ करेंगे, एडीएल मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बेसिस पर डिफरेंट स्ट्रेटजीज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये 4x5 मैट्रिक्स मुझे ऑब्टेन होगी। तो इस तरीके से आई विल गेट अ 4x5 मैट्रिक्स एज यू आर लुकिंग हेयर इन द डायग्राम। जैसा कि डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ आपको एक 4x5 की मैट्रिक्स दिखाई दे रही है। ये कंप्लीटली अभी विजिबल नहीं है, ठीक है, मैं इसको भी विजिबल कर दूंगा। पहले आप समझ लीजिए इसको ऊपर से। यहाँ मैंने क्या करा है, वर्टिकल एक्सिस में स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी को डिफाइन करा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैंने कॉम्पिटिटिव पोजीशन को डिफाइन किया है। कॉम्पिटिटिव पोजीशन में आपके पास कौन कौन सी कॉम्पिटिटिव पोजीशन है? एक तो डोमिनेंट है, दूसरी है स्ट्रॉन्ग, तीसरी है फेवरेबल, चौथी है टेनेबल और पांचवी है वीक, जो कि सबसे लास्ट में है, अभी विजिबल हो जाएगी आपको। इसके बाद है ना जो स्टेज ऑफ इंडस्ट्री मैच्योरिटी है, इसको मैंने 4 इसके स्टेजेस ली है, कैटेगरीज ली है, एम्ब्रियोनिक, ग्रोथ, मैच्योर एंड एजिंग। अब मैं इसको आपको कंप्लीटली विजिबल कर देता हूँ। दिस इज द कंप्लीट एडीएल मैट्रिक्स जैसा कि आपको ये दिखाई दे रही है। नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब हम इसको प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेते हैं। पहले डोमिनेंट पोजीशन है, तो 4x5 मैट्रिक्स में यहाँ सबसे पहले आपके पास डोमिनेंट
और डोमिनेंट फर्म अगर अवेलेबल है और वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो यहाँ पर स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, वो फास्ट ग्रो को फोकस कर सकती है या बैरियर्स क्रिएट कर सकती है जैसे कि नई फर्म्स एंटर ना कर पाएँ, और फास्ट वे में ग्रो करने के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करती है। अगर डोमिनेंट फर्म है और इंडस्ट्री ग्रोथ स्टेज में है तो यहाँ पर जो फर्म है वो फास्ट वे में ग्रो करने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती चली जाती है, कॉस्ट लीडरशिप को फोकस करती है, अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करते हुए कॉस्ट लीडरशिप को गेन करती है। इसके बाद अपनी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए नई स्ट्रेटजी को डेवलप करती है और ऑफेंसिव वे में एक्ट करती है। अगर डोमिनेंट पोजीशन पर फर्म है और मैच्योरिटी स्टेज आ जाती है इंडस्ट्री की तो फिर ये डिफाइंड पोजीशन को फोकस करेगी, कॉस्ट लीडरशिप को अटेंड करेगी, नई पॉलिसीज़ को जनरेट करेगी, फास्ट वे में ग्रो करने के लिए एफर्ट्स करेगी और ऑफेंसिव वे में एक्ट करेगी। और अगर यही डोमिनेंट पोजीशन वाली फर्म एजिंग स्टेज की इंडस्ट्री में वर्कआउट कर रही होगी तो स्ट्रेटजी का फोकस हो सकती है, डिफाइंड पोजीशन, रिन्यू, फोकस, कंसीडर, विड्रॉल भी कर सकती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन है फर्म की और अगर ऐसी फर्म एम्ब्रियोनिक स्टेज में काम कर रही है इंडस्ट्री की तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएटेड स्ट्रेटजी को फोकस करना चाहिए और फास्ट वे में ग्रो करने के लिए इसको एफर्ट्स करने चाहिए। अगर ग्रोथ स्टेज में है तो फिर इसको डिफ्रेंशिएटेड लोअर कॉस्ट स्ट्रेटजी को फोकस करना चाहिए और स्मॉल फर्म्स को अटैक करते हुए अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर यही स्ट्रॉन्ग फर्म मैच्योर इंडस्ट्री स्टेज में काम कर रही है तो इसको अपनी लोअर कॉस्ट पर फोकस करना चाहिए, फोकस स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाना चाहिए, डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाना चाहिए और जैसे जैसे इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसके साथ साथ उसको भी ग्रो करना चाहिए। और अगर यही स्ट्रॉन्ग पोजीशन वाली फर्म एजिंग स्टेज में आ जाती है तो एजिंग स्टेज में इसको नीश मार्केट को फाइंड करते हुए उसको होल्ड करने के लिए एफर्ट्स करने चाहिए और हार्वेस्टिंग पॉलिसी को फोकस किया जाना चाहिए। ऐसे ही हम बात करते हैं फेवरेबल पोजीशन वाली फर्म की। अगर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इंडस्ट्री की एम्ब्रियोनिक स्टेज में है तो स्ट्रेटजी होगी उसकी डिफरेंशिएटेड, फोकस एंड फास्ट ग्रो। ग्रोथ में फोकस, डिफरेंशिएट, डिफेंड। मैच्योरिटी में फोकस, डिफरेंशिएटेड, हार्वेस्ट। नीश मार्केट को फाइंड आउट करना, नीश मार्केट को होल्ड करना और टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को फोकस करना। और अगर यही फेवरेबल पोजीशन की फर्म एजिंग स्टेज में जाती है तो वो हार्वेस्ट पॉलिसी को फोकस करेगी और टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को फोकस करेगी। ऐसे ही अगर टेनेबल पोजीशन पर है कोई भी पर्टिकुलर फर्म और वो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, इंडस्ट्री की एम्ब्रियोनिक स्टेज में वर्किंग कर रही है तो इसको ग्रो विद इंडस्ट्री स्ट्रेटजी को फोकस करना है और इसके साथ साथ फोकस स्ट्रेटजी को फोकस करना है। अगर ग्रोथ स्टेज में है इंडस्ट्री तो इस केस में इस टेनेबल पोजीशन की फर्म को एक नीश मार्केट को होल्ड करना है या फिर एक टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को फोकस करना है और इंडस्ट्री के साथ में ग्रो करना है। और अगर लग रहा है कि वो ग्रोथ नहीं कर पा रही है तो विड्रॉ कर लेना है। मैच्योरिटी स्टेज है अगर तो फिर टर्न अराउंड, होल्ड, नीज और रिट्रेंच स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। और अगर एजिंग स्टेज में है तो डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटजी या फिर रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजी को फोकस करना है। ऐसे ही अगर वीक फर्म है तो इस वीक फर्म के लिए बहुत ऑप्शंस कम रह जाते हैं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इंडस्ट्री की एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये वर्किंग कर रही है तो ये नीश मार्केट को फाइंड कर सकती है और उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को अवेलेबल करा सकती है और इंडस्ट्री के साथ ग्रो करने के लिए एफर्ट्स करती है क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। और अगर ग्रोथ स्टेज में है इंडस्ट्री तो फिर ये क्या कर सकती है, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को फोकस कर सकती है, रिट्रेंच स्ट्रेटजी को फोकस कर सकती है या फिर नीश मार्केट को फाइंड कर सकती है। और अगर नहीं कर पा रही सर्वाइवल तो ये विड्रॉ कर सकती है। वीक है, मैच्योर स्टेज है तो विड्रॉ करना ज़्यादा बेटर है। और वही एजिंग स्टेज में होगा, इसे प्रॉपर्ली विड्रॉल कर लेना ही चाहिए। तो इस तरीके से एडीएल मैट्रिक्स फर्म की कॉम्पिटिटिव पोजीशन और इंडस्ट्री के लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग डिफरेंट स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली सजेस्ट करता है, जिसके बेसिस पर कोई भी पर्टिकुलर फर्म अपनी स्ट्रेटजिक बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रॉपर एनालिसिस को फोकस कर सकती है। ओके, थैंक यू।